क्योंकि सबसे बड़ा जो शत्रु कहा गया है ज्ञान रिसीव करने के लिए वो एक है अहंकार। ये समझिएगा कि आप जो ध्यान कर रहे हैं वो सिद्धि के लिए ध्यान मत कीजिए, वो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए ध्यान मत कीजिए कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए। नहीं, यहाँ पे इन सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत ऊपर है एक चीज, वो है स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल विजडम। उस ज्ञान के लिए भागिए, उस ज्ञान को धुरी बनाए, क्योंकि इन सब के बाद पतंजलि स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे कि इन सारी सिद्धियों का कोई मतलब नहीं है, इनको भी छोड़ देना है। और फिर केवल्य की बात करेंगे वो। पिछले जो हमारे सेशंस हैं उसमें हमने पतंजलि के योग सूत्र पर ध्यान लगाया है। तीसरा जो अध्याय है वो है विभूति पद, जिसमें सिद्धियों का जिक्र किया गया है। सिद्धि यानी कुछ ऐसी एबिलिटीज जो अभी इस दुनिया में हमें लग सकता है कि ये तो एक प्रकार की सुपरनैचुरल पावर्स हैं, कि नहीं ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा ऊपर ऊपर से देखने में लग सकता है। लेकिन इन सिद्धियों का जिक्र पतंजलि के योग सूत्र में किया गया है। उदाहरण के लिए कोई ऐसी सिद्धि जिससे इंसान जो है वो पानी पर चल पा रहा है, ऐसी सिद्धि हो सकती है। ऐसी सिद्धि जिससे इंसान जो है वो फ्यूचर देख पा रहा है, या फिर वो अपनी खुद की पास्ट लाइफ देख पा रहा है, या फिर स्पेस में दूर कहीं क्या हो रहा है वो देख पा रहा है, जिसे कहा जाता है एक शब्द में अवधि ज्ञान। ये सिद्धि, या फिर इस प्रकार की सिद्धि कि आप हवा में उड़ने लग जाएं, ये भी एक सिद्धि है। या फिर इस प्रकार की सिद्धि कि आप अगर किसी हाथी को देख रहे हैं और उसकी जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाए, वो भी एक प्रकार की सिद्धि कही गई है। और इसको चैप्टर को समझने से पहले एक जरूरी बात कि CIA के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इस प्रकार की एबिलिटीज का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए रिमोट व्यूइंग, उदाहरण के लिए टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथिक एबिलिटीज। तो अभी तो पतंजलि के योग सूत्र में हम पढ़ेंगे, लेकिन ताकि आपके मन में, क्योंकि जो हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, जैसी हमारी कंडीशनिंग रही है, उसमें हम इन एबिलिटीज को झूठ मान लेते हैं। हम इसे सुपरनैचुरल वर्ड जो दिया गया है, हम इसे मिथ मान लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन उसी बुद्धि को तोड़ने के लिए ये बात कही जा रही है कि CIA, जो कि USA की सीक्रेट एजेंसी है, CIA, उसके डॉक्यूमेंट्स एकदम डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, जिनका जिक्र हमने पिछले बहुत सारे सेशंस में किया है कि इन एबिलिटीज के बारे में उन्होंने बताया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जिनके पास ये एबिलिटीज होती हैं। वो टेलीपैथी कर लेते हैं, वो टेलीकाइनेसिस कर लेते हैं। तो ये बातें आपको समझनी है, आपको खुद से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए, ताकि सबसे पहले इस प्रकार की बुद्धि को हम तोड़े कि नहीं ऐसा नहीं होता। रखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहाँ देखा है कोई हवा में उड़ रहा है, आपने कहाँ देखा है ऐसे लोगों को। उदाहरण के लिए पैट प्राइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करे हैं, और टीम लाइफस्टाइल चैनल पर उनके कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दी जाती हैं। आज जो सूत्र हमें समझने हैं, धारण, ध्यान, समाधि। लेकिन अक्सर जो ध्यान कर रहे हैं वो धारण नहीं कर पाते हैं, और जो धारण कर लेते हैं वो ध्यान नहीं लग पाता है। ये बहुत बड़ी दुविधा होती है योगियों में। उसको समझाने के लिए ये एक छोटी सी कहानी हमें याद आती है। ये जो कहानी है, इसमें एक माली है। वो जो माली है वो बहुत ही बड़े दिल का था। जो भी बच्चे, जो भी गांव से, कोई दूर दूर से, शहर से उसके यहाँ आया करते थे और आम उससे मांगते थे। उसके माली का जो पूरा उसका गार्डन था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगा करते थे, और वो बच्चों को बांटता रहता था वो आम। एक दिन एक शहर से एक इंसान आया, उसने बहुत सुना था कि इस माली के पास ऐसे आम होते हैं कि आपने कभी उसका स्वाद नहीं चखा होगा, बहुत स्वादिष्ट आम होते हैं। तो वो शहर वाला इंसान जो उस माली के पास गया और उसने उससे एक आम मांगा, लेकिन उस दिन उस माली ने उसको आम देने से मना कर दिया। शहर वाला इंसान बहुत हैरान, आसपास के लोग भी बहुत हैरान कि ऐसा तो कभी नहीं किया इसने। तो उस शहर वाले इंसान ने पूछा कि आप मुझे आम क्यों नहीं दे रहे हैं, कारण बताओ।
तो उस माली ने ऐसा जवाब दिया जो आज हम सब की स्थिति हो रखी है। उसने बोला कि मैं आम तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे दिखती है एक चीज कि तुम अभी मुझसे आम लोगे आज, फिर उसके बाद तुम्हें ये आम बहुत स्वादिष्ट लगेगा, स्वाभाविक है। कल तुम दोबारा से आओगे आम मांगने, मैं तुम्हें दोबारा से आम दूंगा। तीसरे दिन तुम दोबारा आओगे मेरे इस गार्डन में मुझसे आम मांगने, इस बगीचे में आम मांगने आओगे, मैं तुम्हें दोबारा से आम दूंगा। चौथे दिन तुम मेरे साथ मेरे घर चल पड़ोगे और तुम मेरे घर जाओगे, वहां पर तुम बैठकर चाय पियोगे और तुम्हें मेरी बेटी दिखेगी और मेरी बेटी बहुत सुंदर है, तुम्हारी ही उम्र की है। तुम दोनों में आंखों ही आंखों में कुछ बातें होंगी। उसके बाद वो तुम्हें छुप के देखेगी, तुम उसे छुप के देखोगे, तुम दोनों की आंख में चोली शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे कुछ दिन बाद तुम दोनों का प्रेम संबंध बन जाएगा। प्रेम संबंध कुछ दिन चलेगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी से विवाह कर लोगे और इतना ही नहीं, तुम मेरी बेटी से विवाह कर लोगे, उसे शहर ले जाओगे। उसके बाद तुम दोनों का बच्चा हो जाएगा और उसके कुछ दिन बाद मुझे लगता है तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे। बच्चा होने के बावजूद बच्चा और मेरी बेटी दोनों मेरे घर वापस आ जाएंगे और मुझे बहुत दुख होगा, मुझे बहुत क्रोध आएगा और उसी क्रोध में मैं दोबारा तुम्हें ढूंढने के लिए शहर जाऊंगा और जहां तुम मुझे दिखोगे मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। और तुम्हारा कत्ल हो जाए वो भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद मुझे जेल हो जाएगी, तो इसलिए मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगा ताकि मुझे जेल ना हो जाए। उसने बोला कि मैं ये एक्शन नहीं कर रहा हूं। क्या एक्शन? तुम्हें आम नहीं दे रहा हूं, इसके पीछे कुछ कॉजेस है। कॉज एंड इफेक्ट करा उस माली ने, बिल्कुल करा। लेकिन यही एग्जैक्टली स्थिति हर इंसान के साथ जो अभी शुरुआत कर रहे हैं ध्यान की, जिन्हें अभी प्रज्ञा नहीं है, विजडम अभी अंदर नहीं उतरा है, जिन्हें अभी प्रत्याहार की स्थिति समझ नहीं आई है, उनके साथ यही स्थिति होती है। एग्जैक्टली यही स्थिति कि ध्यान करने बैठते हैं, एक याददाश्त से दूसरी याददाश्त पर जंप करते जाते हैं। एक मेमोरी आई, दूसरी मेमोरी आई, तीसरी मेमोरी आई, चौथी मेमोरी आई और वो मेमोरी आई जा रही है। लेकिन आपको ये नहीं करना है। पतंजलि इस बात को बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि प्रत्याहार की स्थिति को समझो, धारण की स्थिति को समझो। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आप कभी 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी स्थिति आपने एक ऐसी जगह पर, आप एक ऐसी मेमोरी पर अटक चुके हैं जिसे सोचकर आपको लगेगा मैं यहाँ पहुंचा कैसे था। उसके पीछे ये पूरी कहानी चल रही होती है, उसके कॉज पर जाएंगे जब आप पूरी ये जो माली की कहानी सुनी, ऐसी कहानियों में हम उलझ चुके होते हैं। यानी कि अभी धारण नहीं हो पाई है चीज। उदाहरण के लिए आपने कभी अपनी 12वीं की जो फिजिक्स टीचर थी उनके बारे में आप सोच रहे हैं ध्यान में, और फिर आपको ख्याल आया, अंदर से एक आवाज उठी, उस टीचर के बारे में क्यों सोच रहे हैं? फिर आपको जवाब मिला कि अरे टीचर के बारे में इसलिए सोच रहे थे, शायद आज इंजन के बारे में कुछ पढ़ा था। या फिर आपको याद आएगा कि आज मैं एक अपने 12वीं के जो पुराना फ्रेंड था उससे मिला था, तो उसने कुछ बातचीत करी थी, फिर उसने बातचीत करी, वहां से ध्यान में घूम फिर के मैं आज उस टीचर के बारे में सोच रहा था। ये आवाज अंदर से आएगी, उसके कॉज पर आप गए। अब ये जो मेमोरी शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि धारण नहीं हो पा रहा है। जैसे एक मूवी चलती है, वो मूवी हम कैसे देख पाते हैं? मूवी ऐसे समझ लीजिए कि FPS होता है, फ्रेम पर सेकंड। उसमें अलग अलग पिक्चर्स होती है, वो रोल चल रहा होता है पिक्चर्स का। वो जो पिक्चर्स है वो हर फ्रेम में वो पर सेकंड बदलता जा रहा है, तो हमें एक पूरी मूवी की तरह दिखाई देती है, वो पिक्चर्स का रोल बदल रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही ध्यान में हमारे साथ घटित हो रहा है। इसलिए पतंजलि ने अपने जो पहले चैप्टर में जो पहले 12 सूत्र है, जो उसमें दूसरा सूत्र है, उसमें उन्होंने योग की डेफिनेशन को क्लियर कर दिया है कि चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। कौन सी वृत्ति? उसमें सबसे बड़ी वृत्ति जो है याददाश्त, मेमोरी, इमेजिनेशन को निरोध कीजिए। इन सबको इकट्ठा करके हमने मेमोरी की तरह समझा था। तो शुरुआत आपको कहां से करनी है? कोई भी चीज आपके ध्यान में आ रही है, उसके कॉज पर जाएं। कहां से आई थी वो मूवी प्ले हो गई, आपको समझ में आ गया। उसके अगली चीज अब आप समझे, ये जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आप जंप कर रहे हैं, या कहे एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जंप कर रहे हैं, तीसरी मेमोरी में जंप कर रहे हैं,
उसके बीच में एक गैप आता है। और जब प्रत्याहार की स्थिति, प्रत्याहार आप कर चुके होते हैं, यानी कि अपने सेंसेस से आप विड्रॉ कर चुके होते हैं, तो ये जो गैप है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी के बीच का जो गैप है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वही वो समय है जब वो ज्ञान आपके अंदर उतरता है। उदाहरण के लिए आपने धारण करा है एक हाथी, आपने धारण करी है, ये सिद्धि आप करना चाहते हैं जो अभी आगे सूत्रों में आएगी, कि एक हाथी के जैसा हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, एक हाथी के जैसे। ठीक, इसको जब आप धारण करने बैठ रहे हैं, उस समय पर बहुत सारी याददाश्त ओवरटेक कर लेती है कि हाथी, अच्छा हाथी तो बहुत बहुत टन्स का होता है हाथी, तो ये तो इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं आ पाएगी। अब ये जो वाक्य आया, हाथी तो इतने टन्स का होता है, ये कैसे पता चला आपको? आपकी मेमोरी में आया है, यानी कि अभी हाथी की स्थिति धारण नहीं हुई है। फिर दूसरी मेमोरी आई कि हाथी ये तो बहुत खाता है, इतना तो मैं नहीं खा सकता। अब ये जितने भी, सिर्फ इतना सेंटेंस आएगा ध्यान में कि हाथी तो बहुत किलो टन्स का है, उसके पीछे कहानी ये आपकी दौड़ेगी कि इतने किलो टन्स का मैं तो नहीं हूं, इतना जब मेरा वजन ही नहीं है तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं हो सकती। यानी कि एक नकारात्मक पार्ट जो है कि आपके अंदर सिद्धि नहीं आ सकती, आपने पहले से डाल दिया है उस मेमोरी के रूप में। वो कहानी से क्या दौड़ा कि फियर आ गया मन में, हो ही नहीं सकता, और ये नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। फिर दोबारा ध्यान करा, अगली जो मेमोरी आई, मान लीजिए कुछ भी आ सकता है कि हाथी का तो इतनी बड़ी हाइट है, ये आ गया। अब ये जो सेंटेंसेस है, ये सब मेमोरी है। इन सेंटेंसेस के बीच में एक ठहराव आएगा, वो ठहराव बढ़ता जाता है, और जब वो समय बढ़ता जाता है, वही उसी समय पर वो जो डिवाइन नॉलेज है वो आपके अंदर उतरती है। जिस प्रकार से जब बच्चा होता है वो बहुत रिलैक्स स्टेट्स में है, और उसे दिखाया जाए कि ये देखो, ये इंसान जो है पानी में तैर रहा है, ये इंसान स्विम कर रहा है, और उस बच्चे ने उस इंसान को स्विमिंग करते हुए देखा है, बस वो रिलैक्स स्टेट्स में है। उसी समय पर वो स्विमिंग सीख जाता है। अब वो बच्चे को जब पानी में फेंका जाता है, ये बहुत कॉमन है कि बच्चों को पानी में बस ऐसे ही फेंक दिया जाता है और वो स्विमिंग सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बस ऐसे ही स्विमिंग सीख जाते हैं। वो किस विधि से स्विमिंग सीखे हैं? किस विधि से आप साइकिल चलाना सीखे थे? कौन सी विधि है आप बताएं? वो नॉलेज अंदर उतरती है सिर्फ और सिर्फ देखने मात्र से। वो आपके अंदर नॉलेज उतर जाती है, एक प्रकार की सिद्धि उतर गई उसके अंदर, उसके शरीर में कुछ बदलाव आ जा रहे हैं। वो समझ जा रहा है कि स्विमिंग कैसे करनी है, कैसे सीखा ये नहीं पता। ये जो धारण की स्थिति है ये क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि प्रत्याहार, सेंसेस विड्रॉ नहीं करे हैं। तो इसलिए योगी जो है वो केव में जाके बैठ जाते हैं, और इसी के लिए सेंसरी डिप्रिवेशन के लिए ज्ञानफील्ड एक्सपेरिमेंट्स बने हैं। और वो प्रत्याहार कैसे करना है उसकी विधि भी पतंजलि बताते हैं कि एक तो ये है आप केव में बैठ गए, लेकिन उसके आगे भी स्थितियां हैं कि आप प्रत्याहार तब कर पाएंगे जब आप ये जो सेंसेस है इस पर ध्यान लगाएंगे। उदाहरण के लिए कोई आवाज आपके कानों पर पड़ रही है और आपने उस पर ध्यान लगाया है कि ईयर्स कैसे आवाज सुन पा रहे हैं, हियरिंग जो है, हियरिंग वो कैसे हो पा रही है। ये जो सीइंग एक्टिविटी है, सीइंग आंखों से जो देख रहे हैं, देखना, ये कैसे हो पा रहा है, उस स्थिति को आपने धारण कर लिया है। ये प्रत्याहार का बता रहे हैं। उस स्थिति को अगर हम समझ पाए कि सुन कैसे पा रहे हैं, देख कैसे पा रहे हैं। अभी विज्ञान के जो जवाब है उन पर मत जाइए। विज्ञान के जवाब केवल इतने ही है। आप बोलेंगे कि सामने आप देख कैसे पा रहे हैं, वो कहेंगे कि आपकी आंखों पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा वो कैसे हो रही है? क्योंकि मेरे पास आइरिस है। अच्छा वो कैसे? वो कहेंगे कि कॉर्निया है, कॉर्निया मेरा कॉर्निया जो है वो एकदम सही है। वो कहेंगे वो कैसे? उसकी मसल्स रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अच्छा वो कैसे हो रही है? वही तो प्रश्न है। तो नहीं पता, तो कहेंगे स्वभाव है इसका ऐसा।
अंत में स्वभाव आ जाएगा। कान कैसे सुन पा रहे हैं? अच्छा, ईयर ड्रम्स है, आवाज पड़ रही है, नहीं, लेकिन आवाज आ कैसे रही है? कानों तक, हमारे कान तक पहुंच कैसे रही? हम तक कैसे पहुंच पा रही है वो आवाज? हियरिंग एक्टिविटी कैसे हो पा रही है? उसका जवाब नहीं है। अब उसका जवाब तो भूल ही जाए कि विज्ञान के पास अभी इस वक्त हो कि वो जो बच्चा जो अपने कानों से सुन नहीं रहा था बल्कि आंखों से सुन रहा था, ये कैसे संभव हो पा रहा था? उसका जवाब फिर मौजूद नहीं है अभी तो वो एक्टिविटी कैसे हो पा रही है? अगर आपने ये समझ लिया, ये प्रत्याहार को समझने के लिए हियरिंग पे ध्यान लगाया, तो कुछ इस प्रकार की एबिलिटीज आ जाती है कि आप उसके बाद जब उसे विड्रॉ करना चाहते हैं कि हियरिंग इस प्रक्रिया से हो रही है, वो ज्ञान हमें हो चुका है, तो अब हम उस प्रक्रिया पे जा सकते हैं, उस स्थिति पर जा सकते हैं कि बाहर की कोई आवाज हमारे अंदर ना उतरे, क्या बाहर की कोई आवाज हमारे अंदर ना उतरे और कोई चीज हमारे आगे भी आए लेकिन हमारे आंखों से हमारे अंदर ना उतरे, क्योंकि इन इंद्रियों को वश में कर लेना है। ये ही वो स्थिति बताई गई है कि इंद्रियां आपके वश में आ चुकी हैं, या कहे आपका आज्ञा चक्र, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव हो चुका है, यानी कि आपकी परमिशन के बिना अब कोई भी बाहर की वस्तु आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती है, आपकी परमिशन के बिना। वो प्रत्याहार की स्थिति है कि अब कुछ भी आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता अगर आपकी परमिशन नहीं है। और इसी धारण, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ जोड़कर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, संयम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोग उसे संयम भी बोलते हैं। बात को आप अपने अंदर उतार लीजिएगा कि जो इंसान अभी इसका एडिक्शन भी नहीं छोड़ पा रहे हैं कि हमें रोज 1.5 किलो मीठा खाना है, हमें मीठे का एडिक्शन है, तो सिद्धियों का एडिक्शन छोड़ पाए, ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। सिद्धियां तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर उसका एडिक्शन, उसकी वासना आपको पकड़ लेगी, और वो भी छोड़नी है आपको। तो हम अपनी स्थिति समझकर तब उस विधियों पर जाएंगे आगे। और वो प्रज्ञा, वो विजडम क्या है? सिर्फ एक शब्द है कि वो ज्ञान आपके अंदर उतर सकता है या नहीं उतर सकता, वो डिपेंड करेगा आपकी रिलैक्सेशन की स्टेट्स कितनी है। क्योंकि सबसे बड़ा जो शत्रु कहा गया है ज्ञान रिसीव करने के लिए, वो एक है अहंकार। ये समझिएगा कि आप जो ध्यान कर रहे हैं वो सिद्धि के लिए ध्यान मत कीजिए, वो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए ध्यान मत कीजिए कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए, नहीं। यहाँ पे इन सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत ऊपर है एक चीज, वो है स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल विजडम। उस ज्ञान के लिए भागे, उस ज्ञान को धुरी बनाए, क्योंकि इन सब के बाद पतंजलि स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे कि इन सारी सिद्धियों का कोई मतलब नहीं है, इनको भी छोड़ देना है, और फिर केवल्य की बात करेंगे वो।